नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आँख में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एसएससी जीडी 2030 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्लास हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारी इस क्लास की PDF आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर बिना किसी देर के आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहला प्रश्न आज हमारा दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, बैलों को सम्मानित करने के दोस्तों कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए में दिया है काला घोड़ा महोत्सव, या दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है गुड़ी पड़वा, या दोस्तों हमारा मकर संक्रांति, या दोस्तों यहाँ पर पोला महोत्सव दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, काला घोड़ा महोत्सव। दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में बैलों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जो है कौन सी? जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? ये दोस्तों हमारा 10 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और इसका ऑप्शन हमारा ए दे रखा है, कह रहा मणिपुरी, या दोस्तों हमारा सत्रिया, या ओडिसी, या कथक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों हो जाएगा हमारा फर्स्ट मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। दोस्तों, इसका मणिपुरी जो है नृत्य से संबंध, जोगोई भारतीय जो है शैली का संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से है। दोस्तों, मणिपुरी कहाँ नृत्य किया जाता है? दोस्तों, मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मणिपुर का। दोस्तों, कहाँ का? मणिपुर का जो है प्रमुख ये नृत्य कौन सा है? मणिपुरी है। सत्रिया कहाँ का? दोस्तों, सत्रिया दोस्तों कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है? ये हमारा ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिसी हमारा ओडिशा का है। और बात करते दोस्तों कथक, ये कथक कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये जो उत्तर प्रदेश में जो कथक नृत्य किया जाता है, ये इसे उत्तर भारत के नाम से भी कह सकते हैं कि कथक नृत्य जो उत्तर भारत में किया जाता है। दोस्तों, एक हमारा कथक है और एक हमारा कथकली है। कौन सा? कथकली और कथक में तो दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है। कथकली, ये दोस्तों कथकली केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कथकली केरल में किया जाता है। और कथक हमारा कहाँ किया जाता है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में किया जाता है। और बात करते दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में। किससे? जैसे पूछ लेता है कि हमारा ओडिसी से दोस्तों संबंधित कौन कौन से जो है कलाकार हैं ओडिसी नृत्य से। दोस्तों, यहाँ पर हरे कृष्णा, नाम इनका क्या है? हरे कृष्णा। क्या नाम है? हरे कृष्णा है। और सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है। कौन? सोनल मानसिंह जी हैं। और बात करते हैं यहाँ पर एक हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किरण सहगल। कौन है? किरण सहगल जी जो हैं, सहगल। बात कर लेते हैं किरण किसकी? सहगल जी की। ये दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बहुत ही कलाकार इसके कथक नृत्य के हैं दोस्तों, हरे कृष्णा, सोनल मानसिंह और किरण सहगल। और उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुरी के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं मणिपुरी नृत्य। दोस्तों, ये कहाँ किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। और मणिपुरी के कलाकार कौन है? जैसे इन्हें झावेरी बहनों के नाम से भी जानते हैं। इसमें झावेरी बहनें कौन कौन सी हैं? हमारी नयना झावेरी है। कौन है? नयना झावेरी। कौन है? नयना झावेरी हैं। उसके बाद में हमारी एक है सुवर्णा झावेरी। कौन है? सुवर्णा। नाम बहुत सुंदर इनके हैं, नयना और सुवर्णा, जिसका सुंदर वर्ण हो, देखने बहुत सुंदर हो, सुवर्णा झावेरी। और एक हमारी हो गई रंजना झावेरी। कौन हो गई? रंजना झावेरी जी हो गई। और एक हमारी है दर्शना झावेरी। कौन है? दर्शना झावेरी हैं। ये दोस्तों झावेरी बहनें 3 हैं। ये दोस्तों मणिपुरी जो नृत्य की बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार कौन है? झावेरी बहनें। कौन कौन? नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना
झावेरी। इसके अलावा और भी अन्य कलाकार हैं, जैसे बात कर लेता है अमली सिंह। कौन है? अमली सिंह की बात कर लेते हैं। अमली सिंह की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे किससे संबंध है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन में दोस्तों हमारा कत्थक दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन में हमारा एक कत्थक दिया है। तो कत्थक की बात कर लेते हैं दोस्तों। कत्थक जैसे पूछ लेता है, कत्थक से बिरजू महाराज हमारे कौन है? बिरजू महाराज हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत खास कर प्रश्न कौन सा है? बिरजू महाराज हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? महाराज जी का संबंध किससे है दोस्तों? ये कत्थक नृत्य से संबंध है। बिरजू महाराज और सितारा देवी कौन हैं? सितारा देवी हैं, सितारा देवी हैं, बिरजू महाराज हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण दोस्तों। ये किससे संबंधित? नारायण। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये भी हमारी कत्थक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कत्थक से संबंधित है दोस्तों। हमारे मणिपुर से हो गया। हमारी झावेरी बहनें कौन कौन सी हो गई? और सुनैना हो गई, सुवर्णा हो गई, रंजना झावेरी हो गई और दर्शना झावेरी हो गई। और उसके बाद में कत्थक की बात करते दोस्तों, बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई और शोभना नारायण हो गए। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर चुके हैं ओडिसी की। किसकी? ओडिसी की बात करते हैं हरे कृष्णा और सोनल मानसिंह हो गई और किरण सहगल दोस्तों हो गई। ये हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर एक हमारा छूट गया है ओडिसी। कौन सा रह गया है? ओडिसी की बात दोस्तों कर लेते हैं। ओडिसी के जो है प्रमुख नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों शंकर देव। कौन है? शंकर देव दोस्तों। कौन? शंकर देव दोस्तों ओडिसी नृत्य के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे शंकर देव। और एक हमारे हैं प्रभात शर्मा। कौन है? प्रभात शर्मा। ये किससे संबंधित है? प्रभात शर्मा है, शंकर देव हैं। और एक हमारे जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सारोदी शौकिया। कौन है? सारोदी शौकिया। कौन है? सारोदी शौकिया दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से हैं? शंकर देव हैं, प्रभात शर्मा है और सरोदी जो है कौन है हमारे? सरोदी शौकिया है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य से संबंधित कलाकार थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि हमारे एग्जाम में नृत्य से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न जो है नृत्य से संबंधित आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने आप सभी को बता दी 4 नृत्य थे, उनसे संबंधित सारे जो कलाकार हैं। एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन थे। जैसे पूछ लेता कि हमारा मणिपुरी की हमारी झावेरी बहनें थी। कौन कौन थी? ये हमारी नैना झावेरी और सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी थी। और उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों, यहाँ पर सत्रिया दिया है तो हमारे शंकर देव थे और सारोदी शौकिया थे, प्रभात शर्मा थे। और यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कत्थक की, तो बिरजू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, ये दोस्तों किससे संबंधित? ये हमारे कत्थक से संबंधित है। और यहाँ पर हमारा बच कौन गया है? हमारा बचा कौन सा है? ये हो गया हमारा मणिपुरी हो गया, सत्रिया हो गया, ओडिसी हो गया, कत्थक भी हो गया, सारे हो गए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छऊ नृत्य का। किसका? छऊ नृत्य का हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा छऊ नृत्य शैली। और यहाँ पर ओडिसी के बारे में बात कर चुके हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया हुआ है, कह रहा भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? यहाँ पर हमारा ये प्रश्न हमारा 10 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 1896 में, या 1880 में, या 1882 में, या दोस्तों 1881 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 1881 में जो है पहली जनगणना हमारी 10 के आधार पर जो है नियम के अनुसार दोस्तों 10 के आधार पर ये पहली जनगणना रिपन के कार्यकाल में की गई थी। किसके? रिपन के कार्यकाल में, झंडूबाम रिपन के कार्यकाल में दोस्तों ये 1881 में पहली जनगणना की गई थी। दोस्तों अंग्रेज़ों के आगे हम लोग लाड नहीं लगाते हैं। अंग्रेज़ लाड अपने आप को भगवान मानते थे, लेकिन उनके आगे हमें लाड नहीं लगाना है, झंडूबाम लगाना है। एकदम उन लोगों ने यहाँ का मामला सब चौपट करके रख दिया भारत देश का, इसलिए उनके आगे हम लाड क्यों लगाए, झंडूबाम लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर रिपन के कार्यकाल में हो गया। और बात करते हैं भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली जनगणना हमारी शुरू हुई थी 1872 में। कब शुरू हुई थी? 1872 में, झंडूबाम मेयो के कार्यकाल में। किसके? झंडूबाम मेयो के कार्यकाल में।
मेयो के कार्यकाल में जो है पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई थी और रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहली जो है 10 के आधार पर जनगणना संपूर्ण जनगणना की गई थी। और जनगणना की बात करते हैं दोस्तों, जनगणना दोस्तों 2011 जनगणना 2011 ये किस क्रम की थी? तो स्वतंत्रता के बाद बात करता है कि किस क्रम की थी दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद ये 7वें क्रम की थी। अगर बात करता है जब से ये शुरू हुई और तब से किस क्रम की थी, तब तो दोस्तों ये 15वें क्रम की थी। कौन से क्रम की थी? जब से शुरू हुई तब से दोस्तों 15वें क्रम की थी और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 7वें क्रम की जनगणना थी। दोस्तों बात कर लेता है जनगणना 2011 में हुई थी, इसके जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त की बात कर लेते हैं। तो जनगणना आयुक्त इसके कौन थे? ये हमारे चंद्रमौली जी थे। कौन थे? चंद्रमौली जी दोस्तों इसके कौन थे? जनगणना आयुक्त थे। कौन थे? चंद्रमौली जी थे। बात कर लेते हो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सबसे कम बात कर देता है जनसंख्या, तो दोस्तों हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम जनसंख्या है। और बात करते हैं एरिया के मामले, तो टॉप पर कौन है दोस्तों? एरिया के मामले में सबसे फर्स्ट स्थान राजस्थान का है और एरिया के मामले में सबसे जो है लास्ट स्थान सबसे जो है कम क्षेत्रफल किसका है? ये हमारा गोवा का है। किसका है? गोवा का है। और दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे जनगणना से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को हम इसी क्लास में बता देंगे। जनगणना से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप उसको, अगर हमारी क्लास को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो आशा करता हूँ कोई भी जनगणना से संबंधित प्रश्न आप सभी लोग छोड़ के नहीं आएंगे। जैसा कि दोस्तों जनगणना की बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों ये हमारा केरल राज्य में है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 1084 महिलाएं हैं। और बात करता है सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में है? सबसे कम लिंगानुपात की बात कर लेता है दोस्तों, ये हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ पर दोस्तों बात करता है 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर दोस्तों यहाँ पर 879 महिलाएं। कितनी है? 800 जो है 79 महिलाएं दोस्तों 1000 पुरुषों पर हैं। और बात कर लेता है यहाँ पर हम लोग बात कर चुके, लिंगानुपात की बात कर चुके हैं और दोस्तों जनसंख्या की बात कर चुके हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, साक्षरता की बात कर लेते हैं दोस्तों। साक्षरता की बात कर लेते हैं दोस्तों 74 पूरे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 74.04% दोस्तों पूरे भारत की जो है जनगणना दोस्तों यहाँ पर साक्षरता रेशियो कितना था? 74.05% था। दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार है? तो ये दोस्तों कौन सा है? ये हमारा केरल राज्य है। कौन सा है? कौन सा राज्य है? ये सबसे साक्षर राज्य केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? ये हमारा बिहार राज्य सबसे कम साक्षर जनगणना के अनुसार माना गया है। लेकिन आप सभी लोग को देखने को क्या मिलेगा? ये उल्टा, इसका जस्ट उल्टा मिलेगा कि बिहार राज्य की जितने आपको IAS IPS देखेंगे, टॉपर देखेंगे, CGL के टॉपर, SSC GD के टॉपर, सारे कहाँ से हैं? सारे बिहार से हैं। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से वहाँ का सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहाँ का जो है प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही खतरनाक, होशियार, एकदम टॉप से चल रहे हैं। ये किस हिसाब से चल रहा है ये पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ का जो भी स्टूडेंट है तो अपने राज्य का नाम तो रोशन करता ही करता है। और दोस्तों जनगणना से संबंधित सारे जो प्रश्न बन सकते तो सारे प्रश्न आप सभी को हमने बताए। और बात करते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1896 ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ एक छोटी सी यह बात हमें भी याद आ गई कि 1896 में हमारा जो हुआ था, 1896 में हुआ था हमारा, क्या हुआ था? 1896 हमारा में हुआ था सबसे पहले हमारा वंदे मातरम गाया था। क्या? वंदे मातरम दोस्तों सबसे पहले कब गाया गया था? ये हमारा 1896 में गाया गया था। और ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये हमारा कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हमारा कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हमारे रहमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जी दोस्तों इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? सयानी जी थे। और उसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस की कुछ कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारे एग्जाम में SSC GD में हमारा पूछा गया प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। जैसा कि बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये हमारी कुछ कांग्रेस के अधिवेशन थे। और कांग्रेस के अधिवेशन का जो प्रश्न आएगा उसमें आप सभी को हम सारे कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन के माध्यम से आप सभी को हमने बता दिया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में ये हमारा प्रश्न पूछा गया 13 फरवरी 2023 की 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि लखनऊ, सेकंड में कोलकाता या सूरत या पूना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोलकाता। कोलकाता जो है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगर सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, ये दोस्तों किस साइड का था? पूर्वी साइड का था या पश्चिमी साइड का था या उत्तरी साइड का था या दक्षिणी साइड का था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये किस साइड का था? दक्षिणी भारत का जो है ये शक्तिशाली सातवाहन वंश था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक मोस्ट प्रश्न दिया है, अगर संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास को भी शामिल होते थे, उनको किस रूप में जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता था? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है हमारा, कह रहा वेल्लार एवं उझावार, कैडसार एवं उझावार या वेल्लार एवं अधिमई या कैडसियार या अधिमई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कैडसार और अधिमई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया करा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए में दिया करा सत्यपाल या जनरल हंटर्स या जनरल डायर या जनरल पेंटर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है जिम्मेदार था। बात करते दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोस्तों कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसमें जो है अंग्रेज़ों का जो हेड था जनरल डायर को दोस्तों ये इसी ने आदेश दिया था अपने सैनिकों को। उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सभा बैठी थी उन पर जो है निहत्थे लोगों पर इसने ही गोली चलवा दी थी। तो दोस्तों इसका जिम्मेदार यही था। और इसके धोखे दोस्तों जनरल डायर के धोखे दोस्तों हमारे उधम सिंह जो थे, ये जब इनको पता चला कि 13 अप्रैल 1919 को ऐसी घटना हुई थी, तो इनके मन में एक ऐसी आग जली ना कि इन्होंने उधम सिंह जी ने जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। वहाँ पर क्या किया इन्होंने? उधम सिंह जी ने क्या किया? जनरल डायर के धोखे इन्होंने जनरल ओ डायर को मार दिया। जनरल डायर के धोखे दोस्तों इन्होंने जनरल ओ डायर को मार दिया था। और इसके बारे में दोस्तों डिटेल से हम अगली क्लास में बताएंगे आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न हमारा था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1356 में दोस्तों इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया है ए में 1526। दोस्तों 1526 में हमारा क्या हुआ था? 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों। किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े, चारों में बाबर ने विजय हासिल की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में हमारा खानवा का युद्ध जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। उसके बाद में हमारा अगला था ये कौन सा था हमारा? खानवा का हो गया। उसके बाद में हमारा हो गया खानवा का हो गया। उसके बाद में हमारा बात करते घाघरा का युद्ध हुआ।
घाघरा का युद्ध भी इसने ही जीत लिया, बाबर ने ही जीत लिया था। उसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा एवं राज्यसभा के को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। ऑप्शन में दिया सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में, या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा मिस हो गया, धन विधेयक को पारित करने में या संवैधानिक संशोधन करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में डिप्टी स्पीकर या संसद या स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। दोस्तों इसका क्या करती है, चुनाव का संचालन करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया प्रधानमंत्री, दोस्तों आर्टिकल 75 के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल यहाँ पर 79 के अंदर संसद की स्थापना। आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर हमारा स्पीकर की आर्टिकल 93 में जो है इसमें जो है स्पीकर की जो है बात कही गई है। और अगला प्रश्न हमारा देखकर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 23 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, या 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 और वोट डालने के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान बनने के लिए दोस्तों 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में सबसे अधिक लिंगानुपात था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है रुक जा कहाँ जा रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी। तो दोस्तों 1951 में पहली जनगणना किसके, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। किसके कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसका अंत दोस्तों 2015 में हुआ था। इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर हमारा किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना 2015 में किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड कौन है, इसके हेड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका हेड जो होता है वो वर्तमान समय का प्रधानमंत्री जो होता है इसका हेड होता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है, शकरकंद है या रासायनिक स्वीटनर है या गन्ना है या सेब है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है ये प्राथमिक कच्चा माल है। अगला प्रश्न हमारा देखकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नेशनल बी हनी मिशन नाम की एक केंद्रीय क्षेत्र परियोजना की शुरुआत की मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति या मिष्ठान क्रांति या नमकीन या शहद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, शहद से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न दिया कर तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न दिया कर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट जो है इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, ये दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। CaO दोस्तों ये किसका होता है, ये जो है बिना बुझा चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न दिया गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है इसे जो हम क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। भारी जल की बात हुई तो D2O दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O है। टेबल शुगर दोस्तों ये क्या है हमारा सुक्रोज जो है टेबल शुगर है। और एस्प्रिन जो है हमारी दर्द निवारक के लिए एस्प्रिन नामक गोली आती है। अगला प्रश्न दिया हमारा आज का लास्ट प्रश्न दिया कर ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ह्यूमसी भवन के दौरान ये बनता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये आज की क्लास थी, आप सभी को कैसी लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना आज का स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप सभी को हिंदी और GK GS और मैथ रीजनिंग चारों क्लासें आप सभी को इसी चैनल पर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए मिलेंगी और लगातार चलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।